Good morning, everyone. Welcome back. Today's class is your doubt session before the exam, and let's start today's class with your doubts. चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं आपके डाउट्स के साथ। चलिए शुरू हो जाइए। सर फर्स्ट चैप्टर से क्रॉप रोटेशन। देखिए क्रॉप रोटेशन क्या होता है बेसिकली एक टाइम एक क्रॉप को अगर आप बार बार अगर आप उसको लगाते हैं तो उससे क्या होता है आपका जो क्रॉप है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो है वो कमी होने लग जाती है। क्योंकि हर एक क्रॉप जो है वो ये ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइप का न्यूट्रिएंट आपका एब्जॉर्ब करे। सॉइल जो है उसकी रिचनेस को बढ़ाने के लिए उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स है उसको बनाए रखने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ये नहीं कि हम चावल और गेहूँ उगा रहे हैं रबी सीजन और अ, दूसरा सीजन कौन सा होता है, एक रबी होता है एक खरीफ होता है। तो रबी और खरीफ सीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें क्रॉप्स को लगाना चाहिए। हाँ अनुष्का, सेशन रिकॉर्डेड है। तो अलग अलग उसको अगर हम लगाते हैं क्रॉप को लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जो क्रॉप है उसके जो हमारी सॉइल है उसकी रिचनेस बढ़ी रहती है। जो हम क्या करते हैं कि जो सॉइल जो हमारी फसल की बचा हुआ जो रेजिड्यू है उससे हम क्या करते हैं उसको हम क्रॉप के जो हमारी मिट्टी है उसी के ऊपर हम उसको डाल देते हैं और उसी को फिर हम उसके अंदर मिक्स करते हैं। तो इससे क्या होता है हमारी सॉइल जो है उसके अंदर रिचनेस बढ़ी रहती है, उसके अंदर रिचनेस बनी रहती है। इससे हमारा जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है वो नहीं हो पाती है और इट इज़ ऑलवेज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट। तो क्रॉप रोटेशन जो है वो बेसिकली इस आइडिया के साथ किया जाता है कि हमारे अंदर जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो ना हो। ठीक है। ओके सर। ओके, एनीवन एल्स? सर व्हाट आर वीड्स? वाटर वीड्स। टाइप कर दीजिए, शायद आपकी आवाज़ बीच में कट रही है। बीट्स बीट्स आर बेसिकली बीट्स जो हैं, देखिए दो टाइप के चीज़ें होती हैं। वीड्स बेसिकली आपके ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो आपके देखिए जो आपके क्रॉप के साथ में ग्रो कर जाते हैं। क्रॉप के साथ में जब वो ग्रो करते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको ग्रो करने के लिए उनको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होता है। तो वो क्या करते हैं, जो आपकी मेन क्रॉप है उसका न्यूट्रिएंट्स जो उसको एब्जॉर्ब करने लगते हैं, तो उससे आपकी जो मेन क्रॉप है अ, वो रिचनेस उसके अंदर नहीं बच पाती है। इट इट लैक्स। वो क्या करते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अगर ठीक से नहीं पहुंच पा रहे तो वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो उसको क्या करते हैं हम वीड्स बोलते हैं। वीड्स आर बेसिकली द अनवांटेड प्लांट्स एंड हर्ब्स दैट आर ग्रोन नियर द क्रॉप्स। उसको हटाने के लिए हम वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। वीडीसाइड्स बेसिकली आपके ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम क्रॉप के ऊपर या बीड्स के ऊपर अपनी ज़मीन के ऊपर छिड़कते हैं। वो हार्मफुल इफेक्ट करती हैं बीड्स के ऊपर, लेकिन हमारे क्रॉप्स के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके सर। विनोइंग, just give me 1 second, let me see where it is। आप एक काम कीजिए, आप अपने जो डाउट्स हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं उसको चैट सेक्शन में लिखते जाइए। मैं एक एक करके सबको एड्रेस करूँगा। देखिए विनोइंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जो फार्मर्स क्या करते हैं वो सेपरेट करते हैं आपकी जो क्रॉप है, जो आपने क्रॉप ग्रो की है उसके अंदर से। बेसिकली आपको क्या चाहिए, आपको पूरी क्रॉप तो नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ उसके अंदर मौजूद सीड। तो वो सीड को निकालने का प्रोसेस जो है उसको हम विनोइंग बोलते हैं।
कई बार ये हैंड से किया जाता है, ठीक है। अ, जो उसको हैंड से हम उसको फसल को पटकते हैं ना बार बार, जब हम उसको फसल को बार बार पटकते हैं तो उसके अंदर जो आपके जो आपके सीड्स होते हैं वो अलग निकल जाते हैं और आपका जो फोडर होता है वो आपका अलग बच जाता ओके सर। है। एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली आपका होता है जिसमें आप एनिमल्स को पालते हो उसके डोमेस्टिक और इकोनॉमिकल यूज़ के लिए। डोमेस्टिक एनिमल्स को आप पालते हो उसके इकोनॉमिकल यूज़ के लिए। जैसे अब भैंस को लोग पालते हैं, क्यों पालते हैं? ताकि उससे जो मिल्क प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन करे और उसको बेच सके। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे दूध का प्राइस पता है आपको कितना है? भैंस के दूध का प्राइस कितना है? काऊ के जो मिल्क है उसका प्राइस कितना है? 50 रुपीज नहीं सर। 50 रुपीज़। फिफ्टी सर रुपीज़ 40 रुपीज। 40 एंड 50 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली इसी रेंज में होगा, 40 से 50 के बीच में होगा, है ना। यस सर। बट अगर आप मेट्रो सिटीज़ में चले जाते हो, जैसे कि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, मुंबई की बात कर रहे हैं, जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन जो है, मिल्क जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो वहाँ पे जो मिल्क का प्राइस है वो भी वेरी करता है। तो यहाँ पे जो आप 50 रुपीज़ पे कर रहे हो वहाँ पे 70 रुपीज़ होता है, 70 रुपीज़ पर लीटर। तो 70 रुपीज़ पर लीटर। देखिए एक जो आपकी काव है या बफेलो है वो क्या करती है, वो एक बार में कम से कम मान लेते हैं एवरेज 10 लीटर जो है वो दूध देती है ना। मान लेते हैं वो 10 लीटर दूध देती है, और ज़रूरी तो नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक ही काऊ हो या बफेलो हो। तो उसके जो मिल्क है उसके मिल्क से हम क्या करते हैं, उसको बेचते हैं। मिल्क को बेचने के अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसका पनीर बना सकते हैं, उसको दही बना सकते हैं, दही के बाद उसकी लस्सी बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, घी निकाल सकते हैं। तो ये सारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये हम कहाँ से निकालते हैं? ये हमारे जो मिल्क है उससे निकालते हैं। मिल्क कहाँ से मिलता है? हमें काऊ या बफेलो से मिलता है। तो हम ह्यूमन बींग्स क्या कर सकते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स क्या कर सकते हैं, हम एनिमल्स को पालते हैं अपने इकोनॉमिकल यूज़ के लिए। उसके अलावा भैंस के अलावा गाय है, गोट है, आपकी काव है, कुछ लोग जो है बकरी पालते हैं, कुछ लोग मुर्गियाँ भी पालते हैं फॉर देयर मीट एंड फॉर देयर एग्स, राइट। सो बेसिकली एनिमल्स का यूज़ करके हम अपने आप को इकोनॉमिकली कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हम उनका यूज़ करके अपने अर्निंग कैसे कर सकते हैं, उसको हम एनिमल हस्बेंड्री की कैटेगरी में डाल सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये क्लियर है सभी को? यस सर। यस। सिलोस बेसिकली आपके बड़े बड़े जो ग्रेन जो कंटेन ग्रेन जो होते हैं उसको स्टोर करने के लिए जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उसको हम सिलोस बोलते हैं। ग्रेनरीज आपकी ऐसी जगह होती है जहाँ पे बोरे में भर के आपका अनाज को स्टोर करके रखा जाता है। आपको पता, आपके आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो राशन कार्ड का इस्तेमाल करके राशन को लेते हैं। पीडीएस सिस्टम के थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिसके अंदर सरकार जो है आपको सब्सिडाइज रेट पे या कम रेट पे आपको क्या देती है, अनाज प्रोवाइड करती है, गेहूँ चावल ये सब प्रोवाइड करती है। वो गेहूँ और चावल कहाँ से लाते हैं? वो अपने स्टोर हाउस से लाते हैं। स्टोर हाउस बेसिकली ग्रेनरीज होती हैं जहाँ पर जिसे हम हिंदी में गोदाम बोलते हैं ना, गोदाम, जहाँ पे हम यस सर। बहुत सारे यस। जो आपके अनाज है उसको स्टोर करके रखते हैं। एक कॉरपोरेशन है, मैंने जब हमने क्लासेस में इन सबको डिस्कस किया था तब मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि एफसीआई और पीडीएस सिस्टम के बारे में आपको बताया था। एफसीआई जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, एक आपका गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि जिसके अंदर फूड सिक्योरिटी जिसे हम बोलते हैं, फूड सिक्योरिटी इंडिया के अंदर देखिए पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज़्यादा हाई है, अप्रॉक्सीमेटली 130 करोड़ लोग हैं इंडिया के अंदर रहते हैं। अब 2021 में आप देखिएगा कि जो पॉपुलेशन काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी, पॉपुलेशन को काउंट होना शुरू हो जाएगा। हर 10 साल पे होता है, हर 10 साल पे पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। 2001 में किया गया था,
1991 में किया गया था। उसके बाद आपका 2011 और उसके बाद 2021, हर 10 साल पे पॉपुलेशन जो है उसको रिवाइज किया जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखिए तो 130 से 140 करोड़ के बीच इंडिया की पॉपुलेशन निकल के आएगी। तो उस पॉपुलेशन को फीड करना बहुत मुश्किल काम था। तो गवर्नमेंट ने एक बिल लेके आई थी, एक कानून बनाया था फूड सिक्योरिटी का। उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को खाना प्रोवाइड करती है, खाने का अधिकार जिसको। इसमें लोगों को पीडीएस सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू थ्रू उनको राशन कार्ड की हेल्प से उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है, अनाज प्रोवाइड किया जाता है। एफसीआई की फुल फॉर्म है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफएसएसएआई का मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स के रेगुलेशन के अंडर 2006 में बनाई गई थी। और ये क्या करती है, ये बेसिकली आपको आपके जो फूड सेफ्टी, जो एडिबल फूड है उसको रेटिंग प्रोवाइड करती है। चलिए आगे डाउट्स पूछिए। Yes, you can type your doubt and I'll discuss them one by one. नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली एक ऐसी साइकिल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारा नाइट्रोजन है उसका एक फिक्स अमाउंट है, 78.1% या ऑलमोस्ट 78%। फर्मेंटेशन पे आएंगे, पहले नाइट्रोजन साइकिल को समझ लेते हैं। देखिए हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट है। नाइट्रोजन जो है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बिना नाइट्रोजन के वो सर्वाइव नहीं कर सकते। प्लांट्स जो हैं बेसिकली उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स भी नहीं होंगे। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो नाइट्रोजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका एक डायग्राम है, मैं आपको डायग्राम जो है इसका वो बता दूँ। बीडी साइड अभी डिस्कस किया था मैंने। बीडी साइड्स आपके वो आपके पेस्टिसाइड्स आपके बेसिकली ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके वीड्स को किल करते हैं। वीड्स को जो किल करते हैं वो आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं। किलिंग होता है, देखिए किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले उसको सॉफ्टन किया जाता है, उसको अच्छे से सॉफ्ट किया जाता है, उसकी प्रोसेस को किलिंग बोलते हैं। सॉइल फर्टिलिटी होती है कि आपकी सॉइल जो है कितनी फर्टाइल है, कितने अंदर कितना न्यूट्रिएंट उसके अंदर प्रेजेंट है, उसको हम सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए आपका जो यीस्ट है वो क्या करता है, शुगर को अल्कोहल में बदलता है, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। देखिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसके साथ ही मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल जो है वो बताता हूँ। टिलिंग जो है इट इज़ द प्रोसेस इन विच सॉइल को हम लूज करते हैं। देखिए सॉइल जो है बहुत टाइट होती है, उससे पहले हम उसको क्या करते हैं, ग्रो किसी भी क्रॉप को लगाने से पहले उसको हम अच्छे से ट्रैक्टर की हेल्प से या हल की हेल्प से उसको लूज किया जाता है, ताकि उसके अंदर उसको थोड़ा सा पोरस बनाते हैं, उसके अंदर जो एयर है वो जा सके। उसके अंदर जो थोड़ा सा एयर है जब जाएगी या फिर उसके अंदर स्पेस होगा तो वो वाटर लॉकिंग उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हिमांशु किसको गुस्से में देख रहे हो? हेलो। यस हम सर। किसको गुस्से में देख रहे हो? नहीं सर, वो आप जो बता रहे थे उसी को समझ गए थे सर। अभी सामने एक ट्रैक्टर चला था खेत में। हाँ, तो वो ट्रैक्टर क्या कर रहा है बेसिकली उस खेत के अंदर, अभी तो नहीं कर रहा होगा क्योंकि क्रॉप लग चुकी है।
क्रॉप लगने से पहले लगाया जाता है। उसके अंदर सॉइल को क्या करते हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा उसको ट्रैक्टर को उसके अंदर चलाते हैं, उसके अंदर ट्रैक्टर को मूव करते हैं ताकि जो सॉइल होती है उसको लूज किया जा सके, उसको पोरस बनाया जा सके, ताकि जो सीड्स हैं वो ये इजीली पेनिट्रेट कर जाएं, इजीली ग्रो हो जाए। ठीक है, चलिए अब नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ते हैं। देखिए हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। उस 78 नाइट्रोजन को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपस में। सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है विच एक्ट्स ऑन द सॉइल। वो डिकम्पोजर की तरीके से काम करता है। वो सॉइल के अंदर आपकी जो नाइट्रोजन की प्रेजेंस है उसको बनाए रखने का काम करता है। वो सॉइल के अंदर क्या करता है, बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को उसके नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं। और ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स क्या करते हैं, इसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स ये क्या करते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। फिर प्लांट्स इनको लेते हैं और उसके बाद एनिमल्स जो हैं उनको कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को। और एनिमल्स जब प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है उसको एक्सक्रीट करते हैं। मतलब जो वो गोबर करते हैं या फिर जो भी उनका फीकल मैटर होता है वो वापस से किस में जाता है, सॉइल में जाता है। और सॉइल में जाने के बाद फिर से वो आपका क्या होता है, वो नाइट्रोजन की फॉर्म में मिल जाता है। और उसके अलावा जब एनिमल्स मरते हैं तब मरने के बाद भी उनके अंदर क्या होता है, दे टर्न, वो क्या करते हैं, जिन्होंने जितना उनकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन कंपोनेंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन, वो क्या करते हैं, वो वापस से आपके उसमें मिल जाते हैं, सॉइल के अंदर मिल जाते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं सॉइल के, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि वो जो सॉइल के नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं सॉइल के अंदर, उसको वापस से, देखिए दो टाइप के बैक्टीरिया काम करते हैं। जो एयर से बैक्टीरिया को, सॉरी, एयर से नाइट्रोजन को उसमें चेंज करें, कंपाउंड में चेंज करें, नाइट्रोजन कंपाउंड में जो सॉइल के साथ मिक्स हो जाए। और दूसरा जो है आपके ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कंपाउंड्स को वापस से नाइट्रोजन के गैसेस फॉर्म में चेंज करते हैं। इससे भी आपका एक नाइट्रोजन का जो साइकिल है वो कंप्लीट हुआ रहता है। दूसरा एक होता है लाइटनिंग। लाइटनिंग की प्रोसेस से जो है वो भी आपका अ, देखिए नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए, प्रोटीन्स को बनाए रखने के लिए। नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, प्लांट जो है वो उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते। बैक्टीरिया कुछ काम करते हैं उसको यूजेबल कंपाउंड्स बनाने में, ताकि क्या हो सके, ताकि प्लांट जो उसको कंज्यूम कर सके, उन न्यूट्रिएंट्स को ले सके जो उन्होंने नाइट्रोजन की नाइट्रोजन को उन्होंने सॉइल के अंदर मिलाया हुआ है। बैक्टीरियाज काम करते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड पे, उसको कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट पे आपका जो प्लांट जो है वो उसको कंज्यूम करते हैं। ये पूरा एक साइकिल है जो चलता है। दिस एंटायर साइकिल गोज लाइक दिस। क्या लिखा है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो छोटे होते हैं, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। माइक्रो माइक्रो मतलब जिनका साइज जो है बहुत छोटा होता है, जिनका साइज बहुत छोटा होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे रेंज हैं, जिसके अंदर कुछ मैं बेसिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। कुछ बैक्टीरियाज आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं, कुछ प्रोटोजोआज आते हैं, कुछ पैथोजेंस आते हैं, कुछ वायरसेस आते हैं। दीज आर मेजर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। कम्युनिकेबल डिजीज वो होते हैं जो एक एक पर्सन से या दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है फैलना, संपर्क करना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संपर्क करना। जैसे कि मैं अब आपसे क्या क्या कर रहा हूँ, मैं संपर्क कर रहा हूँ किसके माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से। तो मैं अपनी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। ऐसे ही आपकी बीमारियां जो हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुँच के उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। एक बीमारी अगर किसी को हो गई वो उसी के अंदर बॉडी के अंदर रहती है तो उसको हम कहते हैं उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज नहीं बोलेंगे। जैसे किसी पर्सन को हार्ट अटैक हो रहा है तो वो उसका हार्ट अटैक उसी की बॉडी को इम्पैक्ट करेगा, दूसरे की बॉडी को नहीं इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अगर किसी को कोविड हो गया तो कोविड
अगर किसी पर्सन को हो गया है तो वो दूसरे पर्सन को भी हो सकता है, तो ये कैसा है, कम्युनिकेबल डिजीज होता है। एक और डिजीज होता है कंटेजियस। एक कंटेजियस डिजीज होता है जो छूने से फैलता है। ठीक है, एक कंटेजियस, एक टर्म होती है कंटेजियस, उसको ध्यान रखिएगा। वो भी एक ऐसे डिजीज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक छूने से फैलते हैं। जैसे कोविड है, ये आपका एक ऐसी बीमारी है दैट कुड बी कंटेजियस। पेस्चराइजेशन देखिए, पैकेट वाला दूध पीते हो चंदन कुमार? पैकेट यस वाला सर। पैकेट वाला दूध देखा है कभी आपने? पीते हो पैकेट वाला दूध? यस सर। यस सर। देखो, पैकेट वाले दूध को है ना, सिर्फ दूध मत पीना, उसको उसके जो पैकेट है उसको ध्यान से देखना। उसके ऊपर लिखा होता है पेस्चराइज मिल्क। पेस्चराइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दूध को क्या करते हैं हम, 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने के बाद उसको 15 से 30 सेकंड तक उसको गर्म किया जाता है ताकि उसके अंदर के सारी बैक्टीरिया जो है वो मर जाए। सारे जो माइक्रोब्स हैं, जो छोटे छोटे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो मर जाए। वो मरने के बाद क्या होता है, उसको सडनली हम ठंडा कर देते हैं। ये एक पेस्चराइजेशन प्रोसेस है, फूड प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। किसी भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको पकाते हैं, फिर उसको सडनली हम क्या करते हैं, उसको ठंडा कर देते हैं। ज़्यादा जब हमने उसको पकाया तो उससे क्या हुआ, उसके अंदर के बैक्टीरियाज मर गए। और जब उसको हम जल्दी से ठंडा करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया जो मर चुके हैं वो दोबारा से नहीं बनते। तो इसको बोलते हैं पेस्चराइजेशन। ये प्रोसेस जो है ये आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, इसलिए हम इसको पेस्चराइजेशन बोलते हैं। पैथोजेंस होते हैं आपके ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियों को फैलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में जो बीमारियां क्रिएट करते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं, उसको हम पैथोजेंस बोलते हैं। इसको वी कैन कॉल देम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनसे कभी कभी फूड भी स्पॉइल होता है, आपका लेदर खराब हो सकता है, आपके कपड़े खराब हो सकते हैं। सो दीज आर समथिंग विच आर पैथोजेंस। और क्वेश्चंस पूछिए, मज़ा आ रहा है आज। सर फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन बेसिकली आप कह सकते हो कि आप अपने खाने को ज़्यादा टाइम तक बचा के रखना चाहते हो। अचार खाते हो? अचार यस सर। वो काफ़ी टाइम तक यस सेम यस। सेम टेस्ट रहता है उसका। नमक, ऑयल, ये सब क्या है, ये फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं। ये क्या करते हैं, हमारे खाने को स्पॉइल होने से बचाते हैं। बेसिकली खाना स्पॉइल कब होता है, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये क्या करते हैं, ये खाने को ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन होने से बचा देते हैं। और हमारा जो खाना है वो स्पॉइल होने से बच जाता है। आप देखो, नमक अगर अपने खाने के अंदर आपने डाला हुआ है तो वो खाना खराब नहीं होता है। आप देखते हो जो आप क्या करते हो, अचार जो होता है, बहुत कॉमन एग्जांपल है अचार। अचार जो है सालों तक, आपने देखा होगा कई सालों तक अचार जो है चल जाता है, महीनों तक तो चलता ही है। एक बार आप गर्मियों में आम का अचार बनाओ, फिर पूरे साल आप उसको खाते हो। तो उसके अंदर क्या करते हो आप, ऑयल डालते हो, नमक डालते हो, मसाले डालते हो। उससे क्या होता है, उसके उसकी जो रिचनेस है, उसका जो टेस्ट है वो सब बरकरार रहता है, एंड इट स्टेज फ्रेश फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। सर सर मैंने एक नेट पे क्वेश्चन पढ़ा था सर, चैप्टर 1 का है सर। सर हम पेस्ट करें और क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है आपका? सर चैप्टर 1 से क्वेश्चन है सर, हम पेस्ट करें। पेस्ट, हाँ हाँ, ट्राई करते हैं। अच्छा, पेस्टिसाइड्स क्या हैं? देखो, पेस्टिसाइड्स बेसिकली होते क्या हैं, पेस्टिसाइड्स आपके वो चीज़ें होती हैं जो पेस्ट को मारते हैं। पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट आपके अनवांटेड कीड़े मकोड़े होते हैं। ठीक है, आप देखते हो कि आपके जो खाना होता है, खाने के ऊपर आप क्या करते हो, खाने जो आप क्रॉप्स होती हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, उसके ऊपर आपके डिफरेंट टाइप के फूड पॉइजन कैसे बनता है, अभी बता। क्या क्या खुरापात चल रही है मधु आपके दिमाग में इस क्वेश्चन पूछने से पहले? चलो वापस से आते हैं इस क्वेश्चन पे। पेस्टिसाइड्स आपके वो होते हैं अ, जो आपके पेस्ट को किल करते हैं। पेस्ट बेसिकली आपकी अनवांटेड
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा, अ, आपने देखा होगा कि देखिए कुछ since हिमांशु इज एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ दिस, हिमांशु जो है बहुत एसोसिएटेड हैं फार्मिंग से, है ना हिमांशु? आपने देखा होगा कि आपके घर में जो आपके आसपास जो फार्मिंग जो प्रैक्टिस की जाती है उसके अंदर क्रॉप्स को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, पेस्ट का एक बड़े से कंटेनर में जो है उसको रखते हैं, पेस्ट को, बेसिकली पेस्ट सॉल्यूशंस होते हैं उसको रखते हैं और उनको टाइमली छिड़कते हैं जब जब भी आपके क्या कहते हैं पेस्ट आपके क्रॉप के ऊपर अटैक करते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके ग्रास हॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी क्रॉप्स को ख़त्म कर देते हैं, है ना? आपने देखा होगा। यस सर। वो उन सब Yes, से sir. बचाने के यस। लिए उन सब से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे क्रॉप्स के ऊपर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें से कौन सा पेस्टिसाइड्स, क्लोरोफॉर्म तो नहीं है, मेट्रो मेटो तो मुझे लग रहा है इसका आंसर ए होना चाहिए। हाउ कैन फूड बिकम पॉइजन? फूड जो है पॉइजन कैसे बन सकता है? फूड देखो बेटा, फूड जो है ऐसा पॉइजन तो नहीं बनेगा जिससे आप डायरेक्टली मर जाओ, लेकिन ऐसा बन सकता है जिससे कि आपको डायरिया हो जाए या फिर ऐसी कोई चीज़ हो जाए विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, आपको वॉमिटिंग आ सकती है। तो आप एक ऐसा फूड अगर आप कंज्यूम करते हो जो मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो गया है, जिसके अंदर से जो खाने वाली जो स्मेल पहले आती थी वो नहीं आती है, ये कुछ साइन होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि फूड जो है वो ख़राब हो गया है। उसके अलावा बासी खाना, जिसे हम कहते हैं ना, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। बासी खाना यही होता है, इट कुड बी पॉइजनस टू आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए पॉइजनस हो सकता है। और क्वेश्चंस पूछिए मधु, सर मेरा क्वेश्चन का आंसर। अभी आ रहे हैं आपके पास। सर, जब मेरी दीदी का मतलब थोड़ा सा तबीयत खराब था, तो जो डॉक्टर थे उसको जो मतलब जो मेडिसिन दिए थे वो बहुत ज़्यादा डोज का हो गया था, तो मतलब दीदी डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी, तो उसको मतलब पूरा थोड़ा थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। डॉक्टर को दिखाए थे सासाराम में, तो बोले थे कि ये दवाई की वजह से हो रहा है सर, तो मतलब उसका वो क्या होता है? रिएक्शन करते हैं। देखिए कई बार क्या यस होता है, सर। हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी जो होती है वो कई बार क्या होता है, हर ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी जो मेडिसिन आपने कंज्यूम की है उसको ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड करे। कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी जो है ठीक से उस मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। कई बार मेडिसिन जो होती है वो ओवर रिएक्ट कर जाती है हमारी बॉडी के साथ। तो उन सिचुएशंस में क्या होता है, in those particular situations our body is unable to adapt basically all the what medicine does। हमारी बॉडी जो है मेडिसिन को ठीक से अडेप्ट नहीं कर पाती है, उससे होने वाले जो रिएक्शंस है हमारी बॉडी के अंदर उसको वो ठीक से कैरी आउट नहीं कर पाती है। इस वजह से हमारी बॉडी जो है वो अजीब तरीके से रिएक्ट करने लग जाती है, वॉमिटिंग होने लग जाती है, फीवर होने लग जाता है। So these are certain things which could cause harmful effects to our health। इसलिए जो है हमें किसी भी ऐसे ही झोला छाप डॉक्टर से या किसी ऐसे डॉक्टर से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। हमें एक सर्टिफाइड डॉक्टर से मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि अगर हमारी बॉडी जो है उसके ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो पाए। ठीक है, ओके सर। सर हाँ बोलिए चंद्र। सर वायरस जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उसको कंसीडर क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए वायरस जो होते हैं ये एक फैमिली, वायरस जो है इट इज़ ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
वायरस जो है वो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही पार्ट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। उनको नेकेड आई से देख पाना बहुत मुश्किल होता है। उसको जो है वायरस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, वायरस के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है आपकी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसलिए हम इसको एक कैटेगरी में नहीं डालते हैं। ओके सर। हिमांशु, आपके क्वेश्चन का आंसर शायद 1A होगा। आप बताइए क्या है इसका आंसर। Sir, in it is written B1, sir. बी, मेलोथोन। चलिए इसको हम थोड़ा सा सर्च करके फिर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे इस क्वेश्चन, ठीक है। Okay, sir. सारे Okay, ऑप्शंस sir. को अच्छे से समझते हैं। क्लोरोफॉर्म जो है, अ, चलिए इस क्वेश्चन को मैंने इसको स्नैप कर लिया है। इसको मैं अच्छे से रिसर्च करके आपको इसके सारे ऑप्शंस क्या क्या हैं वो अच्छे से फिर आपको बताएंगे। Okay, sir. और क्वेश्चंस अगर किसी को पूछने हैं तो he or she can ask। Sir, अल्कोहल क्या चीज से प्रोड्यूस होता है? अल्कोहल कोई भी ऐसी चीज़ जो शुगर बेसिकली आपका ग्लूकोज दे, उससे आपका अल्कोहल बन सकता है। जैसे जैसे कि हम बात करें, सबसे कॉमन जो अल्कोहल बनता है दैट इज़ मेड फ्रॉम ग्रेप्स। ग्रेप से बनता है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको ग्लूकोज दे सकती है, यू कैन कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन इनटू आप अल्कोहल, आप उससे अल्कोहल बना सकते हो। यीस्ट फॉर्मेशन बेसिकली रिक्वायर्ड होती है अल्कोहल की फॉर्मेशन। Okay, sir. चलिए, आई थिंक आई हैव आंसर्ड इनफ क्वेश्चंस and since you are not asking, let's wrap the today's session। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि लास्ट 5 मिनट्स हैं। सर एंटीबायोटिक्स। Antibiotics are basically those medicines that doctors prescribe। डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको जब आप बीमार होते हो, आपको कफ है, कोल्ड है, तो क्या करते हैं वो आपको एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करते हैं। बेसिकली दीज आर द मेडिसिन दैट कैन हेल्प यू टू रिकवर फ्रॉम एनी डिजीज। ये आपके हेल्दी बैक्टीरिया से बने होते हैं। एंड जो एंटीबायोटिक्स होती हैं बेसिकली ये आपके ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी होती हैं जो आपके जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मारते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज कॉजिंग आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, ठीक है। ये आपके हेल्थ बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं। बट इट डजेंट मीन कि आप इसको जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करो, क्योंकि क्या होता है कि हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो हमें देखिए, एक बार आप किसी एंटीबायोटिक्स को खा रहे हो तो आपकी बॉडी उस चीज़ को इम्यून हो जाती है। आपकी बॉडी क्या करती है कि उसी डोज को, उसी अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स को का इफेक्ट लाने के लिए अगली बार आपको उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स खाना पड़ता है। तो अगर अपने आप को हेल्दी रखना है तो एंटीबायोटिक्स का कम इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो बैक्टीरियाज। राइजोबियम आपका एक बैक्टीरिया होता है विच इज़
रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ, वो आपका नाइट्रोजन साइकिल को फिक्स करने के लिए, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए इट इज यूज्ड। यीस्ट क्या होता है? सर यीस्ट बेसिकली आपका यीस्ट इज योर माइक्रो, बेसिकली यीस्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, प्रोटोजोआ। ओके सर। सर प्रोटोजुआ से हम लोग को मलेरिया होता है सर। हाँ देखिए, प्रोटोजोआ जो है वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज यू मलेरिया, वो आपको मलेरिया जो है उसको कॉज कर सकते हैं। अब मलेरिया जो है वो, ठीक है, प्रोटोजोआ से आपको होता है, वो प्रोटोजोआ एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कैसे? वहाँ पे आता है मच्छर का रोग, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जो कम्युनिकेबल डिजीज है, बेसिकली इट इज ऑल्सो कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कैसे होगा? ये कम्युनिकेट होगा मॉस्किटो की वजह से। तो मॉस्किटो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैरियर हो जाएगा। तो क्या करेगा वो? इस डिजीज को कैरी करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस सर। चलिए अब हम करते हैं रैप इस सेशन को। अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट बचे तो यू कैन आस्क ऑन द व्हाट्सएप। सर व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल मॉस्किटो? देखिए, बेसिकली जो मॉस्किटो होता है जो आपको बाइट करता है वो फीमेल ही होता है, मेल मॉस्किटो आपको बाइट नहीं करता है। मेल मॉस्किटो जो होते हैं वो आपके जो कूड़ा होता है, गंदगी होती है, वहाँ पे आपको मिलेगी। फीमेल मॉस्किटो जो है आपका ब्लड क्यों सक करती है? क्योंकि उसको अपने एग्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। तो अगर आपको कोई मच्छर काट रहा है तो इट इज़ बेसिकली अ फीमेल मॉस्किटो। और फीमेल मॉस्किटो में भी बहुत सारे मॉस्किटोज होते हैं। कुछ एडीज मच्छर होते हैं, कुछ एनोफ्लेस मॉस्किटो होते हैं जो कि आपका मलेरिया को कैरी करता है। एडीज जो है वो, एडीज मॉस्किटो जो है वो डेंगू वायरस को कैरी करता है। ठीक है। यस सर। ब्रोमीन जो है एक लिक्विड नॉन मेटल होता है। देखिए, दो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है और मरकरी एक लिक्विड मेटल है। ये दोनों आपको याद होने चाहिए कि ब्रोमीन जो है वो एक लिक्विड नॉन मेटल है और मरकरी जो है वो आपका एक लिक्विड मेटल है। ओके, चलो रैप इट अप, लेट्स रैप इट अप नाउ।